तो अब हम आते हैं ज़रा कोर्स की तरफ कि ये जो हम कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट, इसका जो कोर्स कोड है वो C03 चल रहा है। ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे और ऑफिशियल जो इसकी आउटलाइन है उसी को फॉलो करेंगे और उसको अपने हिसाब से यहाँ पर हम चीज़ों को लेकर चलेंगे और मैनेज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एग्जाम गाइड में हम देखें तो इसमें आपके पास मैक्सिमम 65 क्वेश्चंस आते हैं। 130 मिनट्स होते हैं आपको अटेम्प्ट करने के लिए जो इसमें दिए जाते हैं, और इसमें जो पासिंग स्कोर है हमारे पास वो 720 आउट ऑफ 1000 होता है। ठीक है। ये वेरी कर रहे होते हैं इसकी वेटेज। उसमें अगर आपने मल्टीपल ऑप्शंस चूज करनी है तो उसकी वेटेज डिफरेंट होगी। अगर आपने कोई एक सिंगल ऑप्शन चूज करनी है तो उसकी वेटेज डिफरेंट होगी। तो ये कंप्लीट एक सिनेरियो बेस इनकी जो एग्ज़ाम होता है कंडक्ट, वो सारे के सारे सिनेरियो बेस होता है। उसमें एक आपको सिनेरियो दिया जाता है जिसमें नीचे आपसे पूछा जाता है कि इसमें से बेस्ट सूटेबल आपके लिए क्या ऑप्शन होगी, कौन सी सर्विस को आप यूज़ करते हुए क्या चीज़ डिप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो टोटल जो आपका एग्ज़ाम है वो सिनेरियो बेस इन्होंने कर दिया हुआ है। स्टार्ट में 2013 से लेकर 2019 तक आप कह लें कि इसमें इनके जो यहाँ पर डिफरेंट हम सर्विसेज पढ़ रहे थे उसमें जनरल क्वेश्चंस भी आते थे। जैसे उनके हम अगर डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, जैसे आगे जाएंगे मैं आपको डिफरेंट इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा और उसको एज ए रेफरेंस लेकर हम यहाँ पर सारी स्टडी कर रहे होंगे। तो उनमें से क्वेश्चंस आया करते थे 2019 तक। फिर उसके बाद से इन्होंने सारा अपना सिस्टम चेंज किया और टोटल इसको सिनेरियो बेस्ड एग्जाम कर दिया था। ठीक है। तो अब जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं सारे सिनेरियो बेस्ड होते हैं। उसके लिए आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोडक्शन का। अगर आपके पास प्रोडक्शन का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्टी होती है एग्जाम प्रिपेयर करना और उसको अटेम्प्ट करना। ठीक है। बाकी मैं आपको हर सर्विस के अकॉर्डिंगली गाइड करता रहूँगा। तो लेकिन अगेन आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा उसमें रिक्वायर होगी। जितना ज़्यादा हैंड्स ऑन करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस इसमें बनेगा और आप इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे अपने एग्ज़ाम को। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पर हम कोर्स आउटलाइन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसकी कोर्स आउटलाइन दिखाता चलूँ। ये हमारे पास इसकी ऑफिशियल कोर्स आउटलाइन है जो कि AWS ने प्रोवाइड की हुई है। ठीक है। डिफरेंट डोमेन्स हैं जो हमने इसमें कवर करनी है। अगर आप इसकी डोमेन 1 देखें, यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि डिज़ाइन सिक्योर आर्किटेक्चर। अगर हम सिक्योर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि हमारा ये कोर्स कौन सा है, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट का है। इट मीन्स हमने यहाँ पर अपना एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन करके देना है। जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम है, उसने सारे का सारा नेटवर्क डिज़ाइन करना है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम है, उसने सारे के सारे यहाँ पे जितने भी आपके सर्वर्स की मैनेजमेंट होगी, आपके एप्लीकेशंस की मैनेजमेंट होगी, बाकी जो भी यहाँ पर आपका सेटअप चल रहा है ऑन प्रीम इन्वायरमेंट में, उसकी जो मैनेजमेंट होती है वो सारी की सारी उसने डिज़ाइनिंग करनी है। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसको लेकर चलना होता है। इसी तरह से जब हम क्लाउड पे काम करेंगे तो वही सारी चीज़ें हमने वहाँ पर रेप्लिकेट करवानी है। ठीक है। तो उसके लिए हमें वहाँ पर हर एक चीज़ का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। इसमें इन्होंने सिक्योरिटी को भी ऐड कर दिया था। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो फर्स्ट डोमेन में वो आपको सिक्योर आर्किटेक्चर की बात कर रहा है। तो इसमें डिफरेंट मेन हेडिंग्स हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, डिज़ाइन सिक्योर एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ सिर्फ एसोसिएट लेवल पर इनका नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर जो डिस्कशन हो रही है, कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर हमारी इम्प्लीमेंट होती हैं बीइंग आर्किटेक्ट इंजीनियर, और कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपकी सिक्योरिटी टीम है वो उसको मैनेज करेगी। बट आपको वहाँ पर ये पता होना चाहिए कि कौन सी सर्विस है और उसका पर्पस क्या है यूज़ करने का। ठीक है ना। क्योंकि बैक एंड में आपने उनके साथ वर्किंग करनी है सारी यहाँ पर। तो अगर हम इसमें देखें, फर्स्ट बुलेट में हमें वो बता रहा है सिक्योर एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज, कि हमने किस तरह से यहाँ पर जो भी हम अपने रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे AWS पर, उनको सिक्योरली यहाँ पर एक्सेस करवाना अपने इन्वायरमेंट के अंदर। क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम यहाँ पर
पब्लिकली अपनी ये चीज़ों को या रिसोर्सेज को एक्सेस करेंगे। हमने जितना ज़्यादा सिक्योर हो सकेगा अपने इन्वायरमेंट को करना है, तो वहाँ पर हम लर्न करेंगे कि किस तरह से हमारी चीज़ें यहाँ पर सेटअप हो रही होती हैं, उसको हम फिर सिक्योर किस तरह से कर रहे होते हैं। तो उसमें ये डिफरेंट उन्होंने आपको यहाँ पर पॉइंट्स बताए हुए हैं, और उसमें फिर आगे बताया हुआ कि इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने क्या क्या यहाँ पर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वो आपको बता रहा है, एक्सेस कंट्रोल्स एंड मैनेजमेंट अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट्स के नॉर्मली अगर आप लोगों में से किसी के पास वहाँ पर AWS का इन्वायरमेंट यूज़ हो रहा है प्रोडक्शन में, तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मल्टीपल AWS अकाउंट्स वहाँ पे यूज़ हो रहे होंगे, जिनको हम रूट अकाउंट्स बोलते हैं। यहाँ पर आगे चल के हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं, किस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो जब मल्टीपल अकाउंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज हो रहे हैं, तो उनको आपने यहाँ पर मैनेज किस तरह से करना है, उनके दरमियान आपने अपने रिसोर्सेज की सेग्रीगेशन किस तरह से करनी है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस तरह से सेकंड अगर आप बात करें फेडरेटेड एक्सेस के बारे में, वो आपको बता रहा है कि उसके लिए फिर आगे नीचे वो आपको सर्विसेज भी बता रहा है कि कौन कौन सी डिफरेंट सर्विसेज हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। IAM को हम यूज़ कर रहे होते हैं, आइडेंटिटी सेंटर को यूज़ कर रहे होते हैं, जिसको हम सिंगल साइन ऑन बोलते हैं यहाँ। ठीक है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हमने किस तरह से अपने यहाँ पर जो भी हमारे पास यूजर्स होंगे उनको हमने किस तरह से बाय यूजिंग लीस्ट प्रिविलेजेस यहाँ पर एक्सेस करवाने हैं रिसोर्सेज की। ठीक है, तो वो सारी की सारी मैनेजमेंट आपकी कहाँ पर होगी, IAM लेवल पर या आइडेंटिटी सेंटर के लेवल पर होगी। इसके बाद यहाँ पे वो आपको बता रहा है AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें अवेलेबिलिटी जोन्स क्या है, अवेलेबिलिटी रीजन्स क्या है, सॉरी AWS रीजन्स क्या है हमारे पास। तो हम इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि रीजन क्या होता है, उसके अंदर फिर आपके पास डिफरेंट जोन्स हैं, आपकी एज लोकेशंस है, बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो वो सारी की सारी हम देखेंगे, और हमने कैसे चूज करना है, ऑटोमेटिकली कैसे आपके वो रिसोर्सेज क्रिएट हो रहे होते हैं, और अगर हमने उसको खुद बताना है कि कौन से अवेलेबिलिटी जोन में हमारे वो इस रिसोर्स को क्रिएट करे, तो वो काम भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्योर बेस्ट प्रैक्टिसेस। वो आपकी क्या हो सकती हैं, जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे आपको बताया लिस्ट प्रिविलेजेस का, कि जितने कम से कम आप एक्सेस देंगे उतनी ज़्यादा आपके पास सिक्योरिटी यहाँ पर बेटर होगी। शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनके रिस्पॉन्सिबल हम होंगे, कौन कौन सी यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसका रिस्पॉन्सिबल AWS होगा। 3 डिफरेंट लेवल ऑफ यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल होते हैं, IaaS PaaS, उसको हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग डायग्राम। और फिर हम उसमें देखेंगे कि हमारे पास या एज अ कस्टमर हमारे पास यहाँ पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और AWS के पास कितनी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंटर है उसमें वो हमें बता रहा है डिज़ाइन सिक्योर वर्कलोड एंड एप्लीकेशंस, कि यहाँ पर जो भी आप अपनी एप्लीकेशंस या रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे, आपने कोई अपना EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, आपने कोई अपनी S3 स्टोरेज यहाँ पर क्रिएट की है, आपको यहाँ पर अपनी वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई कंटेनर आप यहाँ पर अपना बना रहे हैं, तो उसमें अब आपकी जो एप्लीकेशन रन हो रही है उसको आपने किस तरह से यहाँ पर सिक्योर करना है। तो अब इस बुलेट में या पॉइंटर में वो इसकी बात कर रहा है, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन एंड क्रीडेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, इसी तरह सर्विस एंड पॉइंट्स अगर आपके यूज हो रहे हैं कि आपकी कोई एप्लीकेशन है उसके साथ आपने इंटीग्रेट किया अपनी S3 बकेट को, तो उसको आपने किस तरह से सिक्योर करना है, कंट्रोल पोर्ट्स, प्रोटोकॉल्स एंड नेटवर्क ट्रैफिक ऑन AWS, ये सारे हम देखेंगे कि पोर्ट्स को हम कहाँ पे कंट्रोल कर रहे होते हैं, अपने सिक्योरिटी ग्रुप के लेवल पर। प्रोटोकॉल्स को हम कहाँ पे कंट्रोल कर रहे होते हैं, अपने यहाँ पर वर्चुअल नेटवर्क के लेवल पर या VPC के लेवल पर। ठीक है, और नेटवर्क ट्रैफिक को आप कहाँ पर कंट्रोल कर रहे होते हैं, अगेन VPC के लेवल पर। तो ये चीज़ें हमने वहाँ पर किस तरह से कंट्रोल करनी है, प्रैक्टिकली हम इनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सिक्योर एप्लीकेशन एक्सेस, एप्लीकेशन को सिक्योरली आपने एक्सेस करवाना है, तो उसकी क्या डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं यहाँ पर, वो हम डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी सर्विसेज विद अप्रोप्रिएट यूज केसेस कौन कौन से हैं, डिफरेंट Amazon
कॉग्निटो है, अमेजॉन गॉड ड्यूटी है, अमेजॉन मेसी सर्विस है इनकी। ठीक है। तो लेट्स से अगर आप यहाँ पर गार्ड ड्यूटी की बात करते हैं तो गार्ड ड्यूटी बेसिकली यहाँ पर यूज होती है जो हम सिक्योरिटी की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, उसके लिए हम गार्ड ड्यूटी को यूज करते हैं। तो फिर ये यहाँ पर जब हम एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर, जो भी आपके पास टीम होगी वो काम कर रही होगी, तो उनको बेटर आइडिया होता है इसका कि ये अकेली सर्विस यहाँ पे काम नहीं करती। अगर आपने सिक्योरिटी की मॉनिटरिंग करनी, इसके साथ दो फर्दर आपकी सर्विसेज यूज हो रहती हैं, अमेजॉन इंस्पेक्टर है, अमेजॉन डिटेक्टिव है। ये तीनों को हम मिलाकर फिर यहाँ पर अपना सिक्योरिटी का सेटअप कर रहे होते हैं और उसके थ्रू हम यहाँ पर मॉनिटरिंग करवा रहे होते हैं। बाकी जो नॉर्मल यहाँ पे हमारी मॉनिटरिंग चल रही थी वो बाई क्लाउड वॉच सर्विस, हम यहाँ पर उसको मॉनिटर करवा रहे थे। अमेजॉन मेसी की सर्विस है यहाँ पर आपके पास। तो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर जितना भी डाटा हम अपना स्टोर करते हैं अपने S3 बकेट के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहे हैं जिनमें यूजर्स का डाटा आ रहा है, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन आ रही है, जिसको हम PI बोलते हैं सिक्योरिटी की टर्म में, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आकर आपकी S3 बकेट में स्टोर हो रही। जब आपने उनकी सिक्योरिटी को कंट्रोल करना है, उस पर आपके जो हिपा के स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे के सारे इंप्लीमेंट होंगे, तो वहां पर फिर आप बाय यूजिंग मेसी सर्विस उसको सिक्योर करवा रहे होते हैं। लेकिन बीइंग आर्किटेक्ट इंजीनियर हमें सिर्फ सिर्फ इन सर्विसेज का आइडिया होना चाहिए। बाकी इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सारी की सारी हमारी जो सिक्योरिटी की टीम होगी वहां पर वो कर रही होगी। वही सारे स्टैंडर्ड डिफाइन करेगी, उसने SOPs बनाने हैं बैठकर, उसने वो इम्प्लीमेंट करने। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रेट वेक्टर एक्सटर्नल टू AWS, जैसे DDoS अटैक्स हैं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स बोलते हैं, SQL इंजेक्शंस हैं, उनको हम यहाँ पर किस तरह से कंट्रोल करेंगे अपनी एप्लीकेशंस के लेवल पर। बड़ा आसान है, सारी चीज़ों को यहाँ पर मैनेज करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। चंद क्लिक्स ही हैं जो हमने करने हैं और इजीली हम अपनी उन जो भी हमारी सर्विसेज हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उनको हम सिक्योर कर सकते हैं, बट हमें उसका प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास वो आता है डिटरमिन एप्रोप्रिएट डाटा सिक्योरिटी कंट्रोल्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम S3 में बात कर रहे थे, वो सारे के सारे क्या आपका वहाँ पे डाटा जा रहा है, डाटा एक्सेस एंड गवर्नेंस की बात हो रही है, डाटा रिकवरी की बात हो रही है। एक्सेस की अगर हम बात करते हैं कि आपका डाटा किस तरह से एक्सेस होगा, हमने वो यहाँ पर सेटअप करना है। काफ़ी डिटेल्ड ऐप्स हैं आपकी S3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से आपने एक्सेस देनी है अपने डाटा की। डाटा इन ट्रांजिट होगा तो क्या होगा, डाटा एट रेस्ट है तो क्या होगा, डाटा इन यूज है तो क्या होगा। ठीक है। ओके। डाटा रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है यहाँ पर, इन केस एक्सीडेंटल आपका डाटा डिलीट होता है तो उसको हम फिर किस तरह से यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। डाटा रिटेंशन एंड क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डाटा एट रेस्ट है, डाटा इन ट्रांजिट है, डाटा इन यूज है, तो वो डिफरेंट यहाँ पर बात हो रही कब तक आपने डाटा अपना रिटेन करवाना है, कौन सा डाटा आपका कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वो सारे सारी आपकी यहाँ पे डिस्कशन होती है रिटेंशन में। और लास्ट में क्या है आपके पास यहाँ पर इंक्रिप्शन एंड एप्रोप्रिएट की मैनेजमेंट। हम देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इंक्रिप्शन हमारी इम्प्लीमेंटेड है हर सर्विस में, ना सिर्फ आपके S3 में जहाँ पे आपका सारा डाटा जा रहा है, आपकी जो भी सर्विस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उसमें इंक्रिप्शन ऐड होगी। उसके अलावा आपकी MS की सर्विस है, इसकी की मैनेजमेंट सर्विस, उसके थ्रू फर्दर आप इसको सिक्योर करवा सकते हैं अपने डाटा को। ठीक है। तो ये आपकी डोमेन 1 है। डोमेन 2 आपकी है, इसमें डिज़ाइन रेजिलिएंट आर्किटेक्चर्स। अगर आप इसकी बात करें कि आपने रेजिलिएंट आर्किटेक्चर किस तरह से यहाँ पर बनाना है, आपकी रिडंडेंसी कैसे आएगी, रेजिलियंसी कैसे आएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, फिजिकल इन्वायरमेंट से अगर मैं इसको रिलेट करता हूँ, ऑन प्रेमिसेस अगर आप अपने डाटा सेंटर को मैनेज करें और अगर आपने वहाँ पर अपना BCDR इम्प्लीमेंट करना है, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी, तो उसको आप किस तरह से वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, आप पूरे का पूरा एक रेप्लिका, एक अलग से डाटा सेंटर सेटअप करते हैं और उसमें रियल टाइम आप अपनी टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो
इसी तरह से यहाँ पर भी आपने किस तरह से मैनेज करना है चीज़ों को, तो वो वहाँ पर हमें ऑटोमेटिकली कुछ सॉल्यूशंस दे रहा है बैकएंड। इसके अलावा अगर आपको ये कहा जाता है कि नहीं आपने अपने हिसाब से उसको सिक्योर करना है और अवेलेबल करना है, हाई अवेलेबल, तो फिर आपको उस पर खुद से भी कुछ वर्किंग करनी पड़ती है। इन केस अगर आपकी कोई सर्विस डाउन होती है, आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, आपके कोई अलर्ट्स जनरेट होंगे, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई ऑटोमेटेड एक्शंस परफॉर्म होंगे, वो सारे सारे हम काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप इसका फर्स्ट बुलेट देखें, डिजाइन स्केलेबल एंड लूजली कपल्ड आर्किटेक्चर। नॉर्मली क्या है, हमारा लूजली कपल्ड आर्किटेक्चर यूज हो रहा होता है, मींस इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल दूं आपको, वैसे तो काफी सारी एग्जांपल्स हैं कि वन टू मैनी आर्किटेक्चर होता है ये। फॉर एग्जांपल, हमें अपनी किसी एप्लीकेशन के अगेंस्ट यहाँ पर लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इट मींस के आपका जो मेन टारगेट होगा वो होगा लोड बैलेंसर पर, और उसके बैकएंड पर आप यहाँ पर मल्टीपल अपनी वर्चुअल मशीन या कंटेनर्स रन कर रहे होंगे। तो इट मीन्स कि इसके बैकएंड पर क्या है, एक से ज्यादा रिसोर्सेज हैं जो यूज हो रहे हैं। तो उस इस किस्म के आर्किटेक्चर को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, लूजली कपल्ड आर्किटेक्चर। और इसमें वो आपको डिफरेंट चीजें बता रहा है कि किस तरह से आप यूज करेंगे एपीआई क्रिएशन एंड मैनेजमेंट। उसमें आपका एपीआई गेटवे है, रेस्ट एपीआईज हैं, इनके थ्रू आप कनेक्टिविटी करवा रहे होते हैं जो आपकी डेव टीम है उनकी, और वहां से वो बैठे हुए अपनी जो भी कोड की डिप्लॉयमेंट है वो कर रहे होते हैं। AWS मैनेजमेंट सर्विसेज विद एप्रोप्रिएट यूज केसेस कौन कौन से हैं यहाँ पर? AWS ट्रांसफर फैमिली, SQS सर्विस, सिंपल क्यू मैनेजमेंट सर्विस होती है इसकी, और सीक्रेट्स। सीक्रेट्स में क्या होंगे, आपके डिफरेंट पासवर्ड्स वगैरह, आपकी डिफरेंट कीज वो हम रखते हैं और उसको यूज करवा रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसमें कैशिंग स्ट्रेटजी आप किस तरह से अपनी बनाएंगे, डिजाइन प्रिंसिपल्स फॉर माइक्रो सर्विसेज। जैसे लेमडा की सर्विस है, वो क्या है, आपकी एक माइक्रो सर्विस है, या उसको आपने यहाँ पर किस तरह से मैनेज करवाना, या उसको सर्वरलेस इन्वायरमेंट भी हम बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए आपकी क्या अप्रोच होगी, यहाँ पर किस तरह से हम यूज करवाएंगे, वहां से आपने किस तरह से ट्रिगर अपने जनरेट करवाने हैं और उसके अकॉर्डिंगली वहां पर इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। तो वो हम डिफरेंट ट्रिगर्स जनरेट करवा के उसको इम्प्लीमेंट करवा के देखेंगे यहाँ पर। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, के कोई इवेंट अकर हुआ है, उसकी बेस पर आपकी किस तरह से यहाँ पे वर्किंग होगी, तो वो यहाँ पर हम काम करके देखेंगे। इन केस अगर आपकी कोई वर्चुअल मशीन यहाँ पर रीस्टार्ट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो, इस किस्म के हम वहाँ पर इवेंट अपने सेटअप करेंगे। वो बाय यूजिंग हम इवेंट ब्रिज सर्विस उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेस मैं आपको करके दिखा दूंगा यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग। हॉरिजॉन्ट ये आपके पास टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलिंग आती है, इसको हम बोलते हैं ऑटो स्केलिंग, और उसकी दो डिफरेंट फीचर्स हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल आपकी कहाँ पे यूज़ होगी, वर्टिकल कहाँ पे यूज़ होगी, मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि कैसे वो वहाँ पर आपकी यूज़ हो रही होती है। जब आपने रिसोर्सेज इंक्रीज करने हैं अपनी किसी स्पेसिफिक मशीन के, तो आपके वो वर्टिकल होंगे। जब आपने एक से ज़्यादा वहाँ पर मशीन्स रन करवानी है, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हमारी चल रही होती है। नेक्स्ट है हाउ टू अप्रोप्रिएट यूज एज एक्सेलरेटर्स। जैसे आपका CDN का कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट लोकेशंस पे आप देखेंगे आपकी एक वेब एप्लीकेशन है और वो ऑस्ट्रेलिया रीजन में ज़्यादा एक्सेस हो रही है, और आपने उसको डिप्लॉय किया हुआ है US रीजन में, तो दोनों रीजन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो उसमें क्या होगा, लेटेंसी फेस होगी ऑस्ट्रेलिया के लोगों को। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक एज लोकेशन अपनी क्रिएट करवा देंगे कि उन्हें लोकली वहाँ से जो भी चीज़ चाहिए होगी लोकली वहाँ पे मिलती रहेगी। और जो वो कोई नई चीज़ वहाँ पर उसमें क्यूरी करेंगे, तो वो US से जाके फौरी तौर पे ले आकर वहाँ लोकली अपने पास स्टोर कर लेगा। वो हमारे क्या होती है, वहाँ पर एज लोकेशंस होती हैं डिफरेंट। हाउ टू माइग्रेट एप्लीकेशन इनटू कंटेनर्स। प्रॉपर जब हम इसमें कॉन्सेप्ट करेंगे, दोनों चीज़ें आपकी इसमें EKS भी है, ECS भी है, इलास्टिक कंटेनर सर्विस और इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विसेज। तो वहाँ पर
मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपने ऑन प्रीमिसेस अपना कोई कंटेनर बनाया हुआ, अपना इमेज बनाया, उसको माइग्रेट करवाएं इनके ईसीआर में, और वहां से आप उसके थ्रू कंटेनर अपना रन कर रहे हैं एडब्ल्यूएस के अंदर, तो ये हम प्रॉपर इसकी लैब करके देखेंगे। लोड बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, अगर आप कोई एप्लीकेशन अपनी रन कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज होगा। अगर आपने नेटवर्क की ट्रैफिक को कंट्रोल करना है तो नेटवर्क लोड बैलेंसर भी आप वहाँ पर लेकर चल सकते हैं। तो वहाँ पर हम देखेंगे टोटल 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर्स हैं। क्लासिकल है वो जो कि अब उन्होंने उसको यहाँ से ऑलमोस्ट एंड कर दिया हुआ है, अब उसको यूज़ कोई भी नहीं करता, काफ़ी सारे रीजन्स में उसकी सपोर्ट एंड करती है, तो वो एंड ऑफ लाइफ हो चुका है। उसके अलावा आपके पास एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, नेटवर्क लोड बैलेंसर है, गेटवे लोड बैलेंसर है जो कि आप एज पर योर रिक्वायरमेंट अपने इन्वायरमेंट में यूज़ करवा सकते हैं। मल्टी टीयर आर्किटेक्चर, जैसे आपकी एप्लीकेशन है उसके साथ साथ डेटाबेस भी यूज़ हो रही है, उसके साथ साथ आप उसको S3 बकेट में सारे के सारे डाटा को रखवा रहे हैं, तो वो क्या है, आपका मल्टी टीयर एक आर्किटेक्चर बन गया। तो उसको यहाँ पर आप किस तरह से मैनेज कर रहे होंगे। क्यूइंग एंड मैसेजिंग कॉन्सेप्ट्स, जैसे उसने ऊपर आपको SQS सर्विस का जिक्र किया था, यहाँ पर ये आपकी क्या क्यू एंड मैसेजिंग सर्विस है। उसके अलावा SNS टॉपिक्स हैं जो कि आपको क्या मैसेज सेंड करते हैं आपके ईमेल पर, आपके मोबाइल फ़ोन पर, मल्टीपल वहाँ पर वेज है कि आपको फौरी तौर पे अलर्ट मैसेज आ जाए, तो वो सारी सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। सर्वलेस टेक्नोलॉजीज एंड सॉरी पैटर्न्स हैं, इसमें अगेन वो AWS फारगेट की बात कर रहा है, ये आपका एक फीचर है उसमें ECS के अंदर, तो इसकी वो आपको यहाँ पे बात कर रहा है। वो सर्वलेस आपके पास एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है, इसी तरह से लैम्डा है वो भी आपके पास सर्वलेस इन्वायरमेंट है। तो ये दोनों की हमने लैब्स करनी है यहाँ पर। स्टोरेज टाइप्स विद एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ऑब्जेक्ट, फाइल, ब्लॉक, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखेंगे जब हम S3 को पढ़ेंगे, वहाँ पर हमारे सामने आएंगी ये सारी चीज़ें। और इसके बाद ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ कंटेनराइजेशन, उसमें ECS की बात कर रहा है, EKS की बात कर रहा है आपको, ये दोनों हमने स्टडी करनी है। व्हेन टू यूज रीड रेप्लिकास, ये अब डेटाबेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। डेटाबेस हमारी क्रिएट होगी, उसमें आपने उसके रेप्लिकास क्रिएट करने हैं। तो नॉर्मली जैसे हम फिजिकल इन्वायरमेंट में काम ये करते हैं कि अपने डिफरेंट रीड रेप्लिकास बनाते हैं डेटा बेस के, डिफरेंट सर्वर पे हम जो अपनी ट्रैफिक है वो राउट करवा रहे होते हैं। तो राइट रेप्लिका के लिए हम अपना एक डेटाबेस सर्वर अलग रखते हैं, बाकी जहाँ से भी क्यूरी करनी है, नॉर्मली जैसे आपकी कोई E-कॉमर्स वेबसाइट है, तो नॉर्मली क्या है, लोगों ने वहाँ पे जाना है, कोई भी प्रोडक्ट सर्च करनी है और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है, तो वो सारी सारी आपकी क्यूरी कहाँ जाएगी, रीड के लिए जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम ट्रैफिक को राउट करवाएंगे रीड रेप्लिका पर। तो ये हम देखेंगे वहाँ पर हमने कैसे सेटअप करना होता है। वर्क फ्लो ऑर्केस्ट्रेशन है, इसमें स्टेप फंक्शंस की बात कर रहा है, जैसे आपके पास लेमडा इसी तरह से स्टेप फंक्शन है, और वहाँ पर आप उसको भी ऐड करवा सकते हैं, उसके थ्रू चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास डिज़ाइन हाईली अवेलेबल और फॉल्ट टॉलरेंट आर्किटेक्चर। ऊपर उसने रेजिलियंसी की बात की, अब वो हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंट की बात कर रहा है। ग्लोबल इंफ्रा आपका ये तो स्टार्ट में हमारा डिस्कस हो जाना है, कैसे काम कर रहा होता है, AWS रीजन्स क्या हैं, जोन्स क्या हैं, उसमें एज लोकेशंस क्या है, सारी हम चीज़ें वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। राउट 53 आपके पास यहाँ पर एक DNS सर्विस है कि आपने जैसे आपकी डिफरेंट होस्टिंग्स हैं, जहाँ पर आपने अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स या डोमेन्स परचेज की हुई हैं, तो आपकी एप्लीकेशन चल रही है AWS के अंदर, तो वहाँ पर अगर आपने मैनेजमेंट करवानी है तो बाय यूजिंग राउट 53 हम उसको मैनेज करवा रहे होते हैं। वहाँ पर हम अब ये सारे के सारे रैकेट्स ऐड करते हैं और उसके थ्रू हम उसको मैनेज कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें हम वहाँ पर कवर करेंगे जाकर। AWS मैनेज सर्विसेज विद एप्रोप्रिएट यूज केसेस लाइक Amazon comprehend एंड Amazon poly, ये डिफरेंट सर्विसेज हैं इसकी। इसकी सिर्फ थ्योरी है यहाँ पर, वो हम सारी डिस्कस करेंगे।
कि हम ये किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं, कहाँ पर ये आपको ज़्यादा फिजिबल होती हैं। नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, राउट टेबल्स वगैरह, ये हमारा जब वीपीसी का टॉपिक आएगा उसमें ये सारी चीज़ें हमने कवर करनी है। हमने खुद अपने राउट टेबल्स वहाँ पे बनाने हैं, उनको यूज़ करवाना है, उस पर ट्रैफिक राउट करवाएंगे। हम देखेंगे कि हमने अपना वीपीसी कैसे डिज़ाइन करना है, उसमें हमने अपने खुद के सबनेट्स कैसे बनाने हैं, उसके अंदर हम अपने राउट टेबल्स बनाएंगे, उसमें हम नेटिंग को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे हमारे सामने। डिजास्टर रिकवरी स्ट्रेटजी आपके लिए क्या होंगी, डिफरेंट बैकअप एंड रिस्टोर की बात कर रहा है, तो हमने ये वहाँ पर सेटअप करके और चेक करके देखने। पायलट लाइट की यहाँ पे डिस्कशन करना है, वार्म स्टैंड बाय है, एक्टिव एक्टिव फेल ओवर है, ये कहाँ पे हमारा यूज़ होगा। रिकवरी पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव और रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, आरटीओ और आरपीओ के कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मोस्टली इसमें जो है जो सर्विसेज आ रही हैं, ये सारी की सारी यहाँ पर इसकी थ्योरी है एसोसिएट लेवल में। डिस्ट्रीब्यूटेड डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, कौन से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फॉर योर हाई अवेलेबिलिटी पर्पस। और उसके बाद फेल ओवर स्ट्रेटजीज हैं, व्हाट इफ अगर आपका कोई फेल ओवर अकर होता है, कैसे आप उसको लेकर चलेंगे, कैसे आपने यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजीज बनानी। इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर आप कैसे अपना डिज़ाइन करेंगे, यहाँ पे लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट आ गए, अगेन ये डिस्कस करा ऊपर भी उसने उसका बताया आपको। अब प्रॉक्सी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, आरडीएस प्रॉक्सी आप यहाँ पर किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद सर्विस कोटास एंड थ्रॉटलिंग आ गई इसमें, हाउ टू कॉन्फ़िगर द सर्विस कोटास, कि आप किसी भी सर्विस के अगेंस्ट वहाँ पर एक कोटा फिक्स कर दें। फॉर एग्जांपल आपने कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है, आपने एक उसका कोटा सेटअप कर दिया है कि अगर इसमें अमाउंट $100 तक पहुंचती है तो वो क्या करे, आपके इस इंस्टेंस को स्टॉप कर दे या इस इंस्टेंस को डिलीट कर दे। तो उससे क्या होगा कि आप एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन बना सकते हैं, बट ये अपने किन इंस्टेंसेस के लिए आप बना सकते हैं, जो आप टेस्टिंग के लिए यहाँ पर यूज़ करवा रहे हैं। जो आपके प्रोडक्शन यूज़ के हैं उनको आप कभी भी ये काम नहीं करेंगे। तो जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट आपने अपनी डेव टीम के लिए बना के उनको दिया हुआ, उस पर आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि और अपनी प्रैक्टिस के लिए भी आप ये सारे काम कर सकते हैं, ताकि वो आपकी जो भी चीज़ें चल रही हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव ही रहें। ये ना हो कि आपके आपने कोई रिसोर्स बनाया है और डिलीट करना आप भूल गए और आपको आफ्टर 1 मंथ पता चलता है कि $300 का बिल जनरेट होके आ गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी प्रैक्टिस में भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपने ये सारे काम करने हैं। स्टोरेज ऑप्शंस एंड करेक्टरिस्टिक्स है, ड्यूरेबिलिटी, रेप्लिकेशन, ये सारे हम स्टोरेज में कवर कर लेंगे। एक्सरे सर्विस है, इसको भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से आपका कंप्लीट एक नेटवर्क का वो चार्ट बना के आपको दिखा रहा होता है। और थर्ड मैंने यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर, किस तरह से आपने यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस और स्केलेबल स्टोरेज सॉल्यूशंस आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, जिसमें वो हाइब्रिड सॉल्यूशंस के बारे में आपको बता रहा है। और उसके बाद स्टोरेज सर्विसेज के बारे में आपको बता रहा है, S3 है, EFS है, EBS है। तो ये आपको डिफरेंट जगह पे मिलेगी। EBS आपको मिलेगी जब हम अपने यहाँ पर इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम EBS को यूज़ कर रहे होते हैं। EBS पर आपके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की डिप्लॉयमेंट हो रही होती है। जैसे हमारे पास लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी हुई है, उस पर हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। जैसे यहाँ पर विंडोज़ 11 इंस्टॉल है मेरे लैपटॉप पर, तो वो किसी न किसी हार्ड पर ज़ाहिर है यहाँ पर है। तो इसी तरह से वहाँ पर भी जब आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना है, तो वो किसी न किसी स्टोरेज पर होगा, तो उसको वहाँ पर हम EBS बोलते हैं। स्टोरेज की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट फाइल ब्लॉक के बारे में यहाँ पे आपको वो बता रहा है। तो जो EBS है आपके पास ब्लॉक लेवल स्टोरेज है, EFS आपके पास फाइल लेवल स्टोरेज है, और S3 आपके पास ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है। डिज़ाइन हाई परफॉर्मिंग एंड इलास्टिक कंप्यूट सॉल्यूशंस, इसमें अब वो आपके पास बात करेगा क्या कहते हैं, इंस्टेंसेस की बात करेगा, कंटेनर्स की बात करेगा, AWS बैच की बात करेगा, EMR की बात करेगा, फारगेट की बात करेगा। तो ये आपके पास, जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि आपके पास एक सर्वरलेस इन्वायरमेंट है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं फॉर AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एज सर्विसेज,
तो वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टार्ट में ही बता दूंगा। ये सारी आपके बिल्कुल जो हमारा चला फर्स्ट सेशन होगा, आज तो डेमो है, इससे नेक्स्ट जो होगा हमारा फर्स्ट सेशन होगा, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। क्यूइंग एंड मैसेजिंग कॉन्सेप्ट अगेन आ गया है। स्केलेबिलिटी ऊपर उसने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर डिस्कस किया हुआ था, यहाँ पर वो हाई अवेलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा है। स्केलेबिलिटी कैपेबिलिटीज विद अप्रोप्रिएट यूज केसेस, फॉर एग्जांपल EC2 ऑटो स्केलिंग और AWS ऑटो स्केलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऑटो स्केलिंग करके देखेंगे। इस पर हम आर्टिफिशियल लोड इम्पोज करेंगे, हम फिर देखेंगे ऑटोमेटिकली स्केल कर रहा है आपके नेटवर्क को या नहीं कर रहा है। फिर वो जब लोड आप वहाँ से रिड्यूस करेंगे तो वापस आपके वो सिंगल इंस्टेंस पर लेकर आता नहीं आता। हमने इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा। सर्वरलेस टेक्नोलॉजीज अगेन आ गई। ऑर्केस्ट्रेशन की अगेन बात कर रहा है। डिटरमिन हाई परफॉर्मिंग डेटाबेस सॉल्यूशंस, अब ये डेटाबेस पे आ गया है। इसमें वो डिफरेंट आप कह रहा है कैशिंग स्ट्रेटजीज फॉर अमेजॉन इलास्टिक कैशे, किस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे ताकि आपका जो यहाँ पर यूज़ होगा वो क्विकली हो, हर चीज़ आपको डेटाबेस में फौरी तौर पर मिले। तो कैशिंग का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, बाय यूजिंग इलास्टिक कैशे सर्विस हम यहाँ पर इसको लेकर चल रहे हैं। डेटाबेस डाटा एक्सेस पैटर्न्स हैं। रीड इंटेंसिव आपके पास कौन सी है, राइट इंटेंसिव कौन सी है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। डेटाबेस कैपेसिटी प्लानिंग, जिसमें कैपेसिटी यूनिट है, इंस्टेंस टाइप, ये सारी चीज़ें जब हम अपने डेटाबेस कॉन्फ़िगर करने जा रहे होंगे, ये तमाम वहाँ पे डिस्कस होनी है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये सारे वहाँ पर डिस्कस होंगे। कब आपने कौन से कैपेसिटी यूनिट चूज करना है, उसमें आपके इंस्टेंस की टाइप क्या होगी। इसके बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स हैं इंस्टेंसेस की। डेटाबेस कनेक्शंस एंड प्रॉक्सीज, इसको हम कनेक्ट करके भी देखेंगे डेटाबेस को, और यूज करके देखेंगे कैसे हमने इसको यूज करना है। डेटा इंजन्स विद अप्रोप्रिएट यूज केसेस, हेट्रोजीनियस माइग्रेशंस, होमोजीनियस माइग्रेशंस, इनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, किस तरह से हम यूज करते हैं। रीड रेप्लिका हमने बना के इम्प्लीमेंट करके देखना है। और डेटाबेस टाइप्स, जब हम ECSE के इसको पढ़ रहे हैं वहाँ पर हम देखेंगे कि उधर भी हमें वो ऑप्शन दे रहा होता है कि हम वहाँ पर भी अपने डेटाबेसिस को यूज़ करवा सकते हैं अपने सर्वरलेस एनवायरनमेंट में। ठीक है, और रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटाबेसिस क्या होती हैं, इन मेमोरी डेटाबेसिस क्या होती हैं, सारी सारी मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास डिटरमिन हाई परफॉर्मिंग और स्केलेबल नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब नेटवर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और इसमें आपको बता रहा है अमेजॉन क्लाउड फ्रंट, या आपकी वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होगा। ग्लोबल एक्सेलरेटर, किस तरह से आपने एक्सेलरेट करना है वहाँ पर अपने एप्लीकेशंस को, क्या आपका फौरी तौर पे एक्सेस हो रही हो चीज़ें। तो इसमें भी वो वही कॉन्सेप्ट होता है एजुकेशंस का, कि वहाँ पर वो आपको डिफरेंट लोकल एजेस बना कर दे देता है। वहाँ पर आपका लोकली डाटा पड़ा होता है, उससे इजीली आपको सारी चीज़ें मिल रही थी। हाउ टू डिज़ाइन नेटवर्क आर्किटेक्चर, सबनेट ईयर, राउटिंग, IP एड्रेसिंग, ये VPC में हमारे साथ डिस्कस हो जाना है। लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट अगेन वो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की यहाँ पे बात कर रहा है। और उसके बाद कनेक्शन ऑप्शंस हैं, VPC, डायरेक्ट कनेक्ट, AWS प्राइवेट लिंक, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर जाकर देखेंगे। ठीक है, डिटरमिन हाई परफॉर्मिंग डेटा इंजेस्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस। अब ये यहाँ पर आपको बता रहा है डेटा एनालिटिक्स का यहाँ पे जिक्र कर रहा है, विजुअलाइजेशन सर्विसेज की यहाँ पे बात कर रहा है, अप्रोप्रिएट यूज केसेस हम इसमें डिस्कस करेंगे। एथना सर्विस आपकी यहाँ पे क्या करती है, लेक फॉर्मेशन क्या करती है, क्विक साइट यहाँ पर आपकी क्या करती है, डेटा इंजेस्शन पैटर्न्स हम कहाँ कैसे यहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे, उनको हम कैसे डिजाइन करते हैं। ट्रांसफर सर्विसेज विद अप्रोप्रिएट यूज केसेस लाइक AWS डाटा सिंक है, स्टोरेज गेटवे है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सारे सारा हम S3 में ये चीज़ें देखेंगे। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज विद अप्रोप्रिएट यूज केसेस, ग्लू की सर्विस है यहाँ पर, AWS ग्लू सर्विस, इसको हम डिस्कस करेंगे। सिक्योर एक्सेस
तो इंजेक्शन एक्सेस पॉइंट्स, उसके थ्रू आपने किस तरह से सिक्योरली एक्सेस करना है। साइजेस एंड स्पीड्स नीड टू बी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, किस तरह से आपने साइजेस को कंट्रोल करना है, स्पीड को कंट्रोल करना है, वो हम सारे सारे डिस्कस करेंगे हर सर्विस के अगेंस्ट। जैसे ही इसी टू इंस्टेंस की अगर बात करते हैं, अगर आपने बड़ा साइज ले लिया वहां पर और आपके उस इंस्टेंस का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो आप साइज उसका चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वहां से अपना वो टर्मिनेट करें इंस्टेंस, हम उसी इंस्टेंस को रीसाइज कर सकते हैं। अगर आपने वहां पे जो नेटवर्क कार्ड लिया हुआ है उसमें आपके पास ट्रैफिक उससे ज़्यादा आ रही है, तो आप उसकी जो नेटवर्क कार्ड की स्पीड है वो इन्हेंस कर सकते हैं। वो मैं आपको सारे फीचर्स दिखाऊंगा इसके। स्ट्रीमिंग डाटा सर्विसेज विद अप्रोप्रिएट यूज केसेस लाइक किनेसिस सर्विस, इसका जिक्र है। ये जो आपकी ऊबर सर्विस है वो भी सारी सारी एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉय है, और वो किनेसिस के सर्विस को यूज़ करती है, जिसके थ्रू जो हम देखते हैं अगर हम उनकी एप्लीकेशन यूज़ करें, अब तो खैर ऊबर यहाँ पे बंद हो गई है, तो वहां पर क्या होता है कि आपको लाइव दिखा रहा था लोकेशन कि आपका राइडर इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, कौन से रास्ते से होता हुआ वो आपके पास आ रहा है, और आपको उसने कौन से रास्ते से लेकर जाना है। तो वो सारी की सारी जो आपके पास लाइव स्ट्रीमिंग आ रही थी यूजिंग एडब्ल्यूएस किनेसिस सर्विसेज आ रही थी। उसके बाद डोमेन 4 है, जिसमें डिज़ाइन कॉस्ट ऑप्टिमाइज आर्किटेक्चर है। क्या आपके पास स्टोरेज सोल्यूशन होंगे, कॉस्ट इफेक्टिव स्टोरेज सॉल्यूशंस, और उसमें वो S3 की बात कर रहा है, रिक्वेस्टर पेज की बात कर रहा है कि जो आपकी स्टोरेज को एक्सेस करेगा वो उसका पे करेगा। आपका वहां से डाटा वो डाउनलोड करता है या यूज करता है, उसका जो भी बिल जनरेट होगा, जिसने रिक्वेस्ट की है जो डाटा को एक्सेस कर रहा है वो उसका पे करेगा। अभी सिर्फ सिर्फ ये AWS के डिफरेंट अकाउंट्स के साथ इन्होंने दिया हुआ है। कोई एनोनिमस एक्सेस करता है तो उसका चार्ज उसी को होगा जिसने उसकी बकेट क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो ये सिर्फ सिर्फ काम करता है जिसका AWS का अकाउंट है, उसको वो फिर उसका जो भी बिल है वो पे करना पड़ेगा। AWS कॉस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज फीचर्स हैं, और कॉस्ट एलोकेशन टैग्स हैं, मल्टी अकाउंट बिलिंग है। ये भी आप एक ही अकाउंट से बैठकर मैनेज कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स यूज करवा रहे हैं, जो मैंने रूट अकाउंट्स आपको बताए। AWS कॉस्ट मैनेजमेंट टूल्स अप्रोप्रिएट लाइक AWS कॉस्ट एक्सप्लोरर है, बजट्स है, कॉस्ट एंड यूसेज रिपोर्ट्स हैं। ये छोटी छोटी सर्विसेज हैं, ये मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आप वहां पर जाकर अपनी सारी ये चीज़ें देख सकते हैं, बिल्स देख सकते हैं, आपका क्या बिल जनरेट हो रहा है। वो वहाँ पर एस्टिमेटेड कॉस्ट भी आपको दिखा रहा होता है कि कितनी आपकी अपकमिंग डेज में कॉस्ट जा सकती है। उसके बाद स्टोरेज सर्विसेज विद अप्रोप्रिएट यूज केसेस लाइक FSX, EFS, S3, EBS। ठीक है, ये सारी यहाँ पे आपको बता रहा है। और उसके बाद बैकअप स्ट्रेटजीज आपने हर लेवल पे किस तरह से अपने बैकअप्स सेटअप करने होते हैं, ये मैं आपको EC2 में भी दिखाऊंगा, S3 में भी दिखाऊंगा, जहाँ जहाँ बैकअप की बात आएगी वहाँ मैं आपको सारे दिखाऊंगा। ब्लॉक स्टोरेज ऑप्शंस हैं, ये सारी आपकी उसमें EBS में डिस्कस हो जानी है, जितनी भी टाइप्स लिखी हुई है, SSD, HDD, मैग्नेटिक, और ये सारी वहाँ पर आएंगी चीज़ें। और अगेन इसमें कौन से डिफरेंट इनकी जनरेशन चल रही हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। डाटा लाइफ साइकिल ये हम सेटअप करके देखेंगे कंप्लीट, उसको किस तरह से वो एक स्टोरेज टाइप से दूसरी स्टोरेज टाइप में डाटा को मूव करवाएगा ऑटोमेटिकली, हमें खुद ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिकली उसको मूव करवा दे, विच इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। हाइब्रिड स्टोरेज ऑप्शंस हैं, डाटा सिंक है, ट्रांसफर फैमिली है, स्टोरेज गेटवे है, स्टोरेज एक्सेस पैटर्न्स हैं, और स्टोरेज टीयरिंग है। ये हम सारे देखेंगे, इसमें कौन कौन से टीयर है आपके पास, हॉट टीयर, कोल्ड टीयर। ठीक है, इसमें आर्काइव आता है, डीप आर्काइव आता है, 5-6 डिफरेंट ईयर्स हैं, वो मैं आपको सारे दिखाऊंगा S3 में। और उसमें जब आप अपना डाटा अपलोड कर रहे होते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने टीयर को, किस टीयर में आप अपने इस डाटा को रखना चाह रहे हैं। इसकी भी फिर वो सारी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, एक टीयर से दूसरे टीयर में हमारा डाटा कैसे मूव होगा और कितने दिन बाद होगा, तो ऑटोमेटिकली फिर वो मूव होता रहेगा आपका डाटा। उससे भी आप इसको कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।
स्टोरी टाइप्स विद एसोसिएट करेक्टरिस्टिक्स लाइक ऑब्जेक्ट फाइल ब्लॉक, ये हमारा सारा हो गया, पहले भी डिस्कस। डिज़ाइन कॉस्ट ऑप्टिमाइज कंप्यूट सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, अब इसमें कॉस्ट एलोकेशन और ये वो सारी आपको बात कर रही है, हम वहीं पे एक ही दफ़ा में ये सारी चीज़ें देख लेंगे, ये बार बार आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रिपीटेड मिलेंगी। कॉस्ट मैनेजमेंट टूल्स, ये अगेन उसकी बात कर रहा है, इसमें भी ग्लोबल इंफ्रा की बात कर रहा है। परचेजिंग ऑप्शंस हैं, ये मैं आपको सारे दिखाऊंगा, कब कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है, स्पॉट है, रिजर्व्ड है, सेविंग है। इसके अलावा भी आपके पास वहाँ पे आता है, दो टाइप्स हैं इसकी, वो मैं आपको वहाँ पे दिखा दूंगा। पे एज यू गो भी है इसमें, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, नॉर्मली आपका पे एज यू गो चल रहा होता है इसमें। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूट स्ट्रेटजीज है इसमें, एज प्रोसेसिंग है, हाइब्रिड कंप्यूट ऑप्शंस है आपके पास, आउटपोस्ट है, स्नोबॉल एज है, ठीक है। इंस्टेंस की टाइप्स, फैमिली साइज वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने जब अपना पहला वहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करना है, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हो जाएगी। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कंप्यूट यूटिलाइजेशन, कंटेनर सर्वरलेस, ये अगेन वही रिपीट हो रहा है, स्केलिंग की बात कर रहा है। डिज़ाइन कॉस्ट ऑप्टिमाइज डेटाबेस, अगेन ये वो चीज़ आ गई है कि किस तरह से आप कॉस्ट ऑप्टिमाइज डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे। ऊपर नॉर्मल था, ऊपर वाली डोमेन में, इसमें चूंकि उसने स्पेसिफिकली बताया कि कॉस्ट ऑप्टिमाइज आपने करना है सारी चीज़ें, तो ये सारी हमारी साथ साथ चलती रहेंगी। वहीं पर मैं आपको जब कोई भी सर्विस क्रिएट कर रहा हूँ, वहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ हमने किस तरह से अपनी कॉस्ट को सेव करना है। कैशिंग स्ट्रेटजीज आ गई, डाटा रिटेंशन पॉलिसीज है, डाटा कैपेसिटी प्लानिंग है, डेटाबेस कनेक्शंस एंड प्रॉक्सिमिटी आ गई है इसमें, ठीक है। और हेट्रोजीनियस होमोजीनियस दोबारा आ गई है, रेप्लिकेशन आ गई है, डेटाबेस टाइप्स और ये सारी वो दोबारा से आ रही हैं। डिज़ाइन कॉस्ट ऑप्टिमाइज नेटवर्क आर्किटेक्चर की अगेन वो बात कर रहा है, तो ये वही अगेन सारी सर्विसेज रिपीट हो रही है, एक ही दफ़ा में हमारी ये कवर हो जानी होता है। नेट गेटवे का वो यहाँ पे आपको बता रहा है, कि हमने प्रॉपर इसकी लैब परफॉर्म करके देखनी है कि किस तरह से हम ट्रैफिक को राउट करवा रहे होते हैं अपने इंस्टेंसेस पर। उनके ऑब्वियस वहाँ पर हम रखेंगे उनको प्राइवेट, और उनको जब हमने पब्लिकली एक्सेस करना है किस तरह से हम कर रहे थे यूजिंग नेट गेटवेज। नेटवर्क कनेक्टिविटी आ गई इसमें, प्राइवेट लाइंस हैं, डेडिकेटेड लाइंस हैं, वीपीएन्स हैं, ये सारे हमने पेयरिंग वगैरह करके देखनी है कि किस तरह से आपके वहाँ पे पेयरिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वो आपको वीपीसी पेयरिंग की बात कर रहा है, ये हमने प्रॉपर वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखनी है। और लास्ट में आपके पास क्या है, नेटवर्क सर्विसेज विद अप्रोप्रिएट यूज केसेस, ठीक है। तो इसके डिफरेंट यूज केसेस हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरऑल हमारा जो कोर्स होगा, जो हमने यहाँ पर कवर करना है, ठीक है। तो ये इसमें काफ़ी हद तक टेक्निकल, उन्होंने आप कह रहे टेक्निकली ये आउटलाइन डिज़ाइन की हुई है, बट हम इसको अपने तरीके से लेके चलेंगे। हम एक जनरल ओवरव्यू लेंगे चीज़ों का, और उसके बाद पहला सेशन जो होगा हमारा वो थ्योरी का चलेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा उससे हमारा प्रॉपर प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। उसमें हम इसकी जो पहली सर्विस होगी EC2 की, उसको लेकर चलेंगे, और वहाँ पर हम देखेंगे जैसे हम फिजिकल इन्वायरमेंट में अपने सर्वर्स क्रिएट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर उसको हम इंस्टेंस बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर अपने इंस्टेंसेस किस तरह से क्रिएट करने हैं और उनको लेकर चलना है, उन पर सारी आपकी किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगी, उस पर आपने अगर अपना वेब सर्वर चलाना है कैसे चलाएंगे, और डिफरेंट उसमें हम अपनी लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग, उसकी रीसाइजिंग, और डिफरेंट ऑप्शंस, अगर आपको डाटा डिस्क की रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पर आप डाटा डिस्क उसके साथ एसोसिएट करें, तो वो कैसे हम कर सकते हैं, वो सारे की सारी चीज़ें हम वहाँ पर लर्न करेंगे, ठीक है। इस तरह वन बाय वन हम अपनी डिफरेंट सर्विसेज में डाइव करते जाएंगे, S3 को कवर करेंगे, IAM को कवर करेंगे। IAM में हम देखेंगे किस तरह से हमारे यूजर्स क्रिएट होंगे, उस पर हम अपनी पॉलिसीज किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, अपनी सर्विसेज पर रोल किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारा सारा कोर्स इसमें चलेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें जो इन्होंने यहाँ कुछ टेक्निकल टर्म्स लिखी हुई हैं, जो अभी आपको हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें समझ ना आ रही, वहाँ पर हम देखेंगे कि वो एक दो क्लिक से हमारा सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं ज़रा आप लोगों की तरफ वापस आता हूँ, और आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो अब आप पूछ सकते हैं। जी करिए,
फर्स्ट ऑफ ऑल आप आ जाए। Okay, thank you so much for considering me at the first one. Just being as a non-technical person, I just have a single question. Is it जी जी doable करिए। for a non-technical person who doesn't have any IT background or like any IT knowledge or something like that? Because all the things you have described is goes सर के ऊपर से जाने वाली बात है। कम से कम मैं अपने लिए वो तो कहूंगा। टेंशन है, Okay. नहीं उसकी So you टेंशन ना are ले saying, वो। so you are हम्म, you are saying, is it doable? जी बिल्कुल, Even the क्योंकि person is ये देखें, without the technical. ये हाँ ये बेशक आप अगर नॉन टेक्निकल हैं तो आपको भी इसमें बरी होने की जरूरत नहीं है। इसको हमने अपने वे से लेके चलना चीज़ों को। तो उसमें मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच बिल्कुल एज ए ले मैन मैं आपको लेके चलूँगा कि इसीलिए मैंने जो पहला सेशन थ्योरी का रखा हुआ इसलिए रखा हुआ वहाँ पर मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पर। उसके बाद फिर हम जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा फिजिकल इन्वायरमेंट में हम कैसे काम करते हैं और यहाँ पर हम उसको किस तरह से करेंगे। ठीक है ना? तो उसमें आपको बिल्कुल भी बरी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है कदीर? Done हो गया। Thank you so much. Thank you. That was a relief one. Thank you. मोस्ट वेलकम। ओके जी, हमजा ने हैंड रेज किया है। जी हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है वालेकुम कि सलाम। इस कोर्स के बाद हम सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि इस काबिल हो जाएंगे? हाँ यानी बिल्कुल कर पास आउट सकते होने हैं के आप कितने परसेंट सर्टिफिकेशन। चांसेस होंगे हमारे पास? ये आपकी एफर्ट पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें हैंड्स ऑन चाहिए, क्योंकि टोटल आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सिनेरियो बेस होगा। उन्होंने एक पूरा सिनेरियो दिया हुआ होगा कि एक कंपनी है उसकी ये रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर उसके लिए अपना डाटा रखना S3 में ज़्यादा फिजिबल होगा, EFS में फिजिबल होगा, FSX में फिजिबल होगा। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आपने हैंड्स ऑन किए हुए होंगे। ठीक है ना? अच्छा सर, तो तो उसमें सम टाइम इसमें ये भी से होता है कि वो आपसे ऑप्शंस भी पूछ रहा होता है कि लेट से अगर आप RDS को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इस काम के लिए कौन सी ऑप्शन आप चूज करेंगे। ठीक है। जी सर, जैसे आपने बोला है कि इस कोर्स के लिए हमें हैंड्स ऑन जो है काफ़ी करना पड़ेगा, तो जैसे आप ट्रेनिंग हम्म। दे रहे होंगे तो हमें एनवायरनमेंट या प्लेग्राउंड मिला हुआ होगा कि जिसके ऊपर हम हैंड्स ऑन करते जाएंगे साथ साथ में, और जी हम मैं आपके आपको साथ साथ हैंड्स ऑन कर रहे होंगे या वो नहीं नहीं, कौन कौन मेरे साथ करता है ना फिर? करिएगा। पहले चीज़ें सीख लिएगा, उसके बाद ये जितने भी हमारे सेशंस होंगे रिकॉर्ड होंगे। ठीक है? रिकॉर्ड होने के बाद वेरी नेक्स्ट डे आपको गूगल क्लासरूम आपका बनेगा और उसमें आप लोगों को वो शेयर हो जाएंगी सारी रिकॉर्डिंग्स। यहाँ पे जो अब मैं आपको मटेरियल दिखा रहा हूँ वो सारा शेयर हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। तो आपने उसको देखते हुए, रिकॉर्डिंग को देखते हुए फिर प्रैक्टिस करनी है। मेरे साथ साथ ना करिएगा, नहीं तो फिर ना 3 में रहेंगे ना 13 में रहेंगे। तो हमें जो जैसे AWS का कंसोल वगैरह है, तो वो हम्म। हम आपकी तरफ से कुछ हो रहा होगा या कोई गूगल नहीं, हमें मैं जो आप अपना लोगों को खुद गाइड कर दूंगा। बनाना पड़ेगा? फ्री अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है उसका फॉर 1 ईयर। ठीक है? 12 मंथ के लिए आपके पास वो यूज़ होगा, और उसको मैंने आपको बताना है किस तरह से आपने स्मार्टली वर्क करते हुए वहाँ पर अपने सारे रिसोर्सेज क्रिएट हम्म करने हैं और टाइमली हम्म डिलीट करने हैं। तो वो शट अगर डाउन डिलीट करने नहीं पड़ेंगे। करेंगे तो आपको चार्ज हो सकता है। मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पे बताऊंगा कौन कौन सी फ्री हैं, कितनी देर के लिए फ्री है, वो सारा मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है ना? तो आप लोगों ने अपने अपने अकाउंट क्रिएट कर लेने और उसमें आप अपने लैब्स वगैरह परफॉर्म करते रहे। सी की चीज़ थी कि जो AWS का जो आर्किटेक्चर जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा होता है, तो इसमें हमें कहीं कोड बेस की ज़रूरत होगी, जैसे टेराफॉर्म वगैरह यूज़ करके जो हम पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, तो वो इस सेशन से हम जाएंगे हमें, तो सिर्फ इन्हीं की जो है कंसोल से या इन्हीं के जो है जो इनका पूरा प्लेटफॉर्म है AWS, तो वहाँ से हम हम्म। करते हुए जाएंगे सारी चीज़ें। हम्म। इन केस अगर आपके पास कंसोल एक्सेस नहीं है फिर आप कैसे काम करेंगे? फिर दूसरी चीज़ है ना, टेराफॉर्म है जिसके थ्रू भी हम पूरा हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डिज़ाइन हाँ कर देखिए, सकते हैं। टेराफॉर्म की इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है मार्केट में, बहुत ज़्यादा। आप किसी भी जॉब को जाके सर्च करेंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि वो आपसे टेराफॉर्म को भी रिक्वायर कर रहा है, क्योंकि वहाँ से आप बाइजिंग कोड बड़े इजीली विद इन फ्यू लाइंस आप आपने कोड की लिख दी है
और आप उसके थ्रू बैठे हुए जब मर्जी जितनी बार मर्जी डिप्लॉयमेंट कर दें, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स वो आप काम कर लेते हैं। जबकि आप कंसोल के थ्रू या यूआई के थ्रू अगर आप बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है, आपको टाइम लगता है। हम देखेंगे कि कितना टाइम लगता है आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने में, यूआई में या कंसोल में। और अगर उसी को आप काम सीएलआई के थ्रू करेंगे तो विद इन सेकेंड्स आप वो सारा काम कर रहे होते हैं। जी वहां से मैनेज करना, उसको लेके चलना आसान होता है सीएलआई में। तो लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उसको देख रहे होते हैं कि उन्हें ग्राफिकल इंटरफेस ज़्यादा पसंद होता है, वो कहते हैं बस क्लिक कर दें और काम हो जाए। तो इट जी डिपेंड्स, बट मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि आप सीएलआई पे काम करें। बिल्कुल। ठीक है ना? इसमें हम कोई प्रोजेक्ट बना के ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट वगैरह क्रिएट करेंगे? जी जी बिल्कुल। मैं यहाँ पर आपको, आपका जो कोर्स है ना, ऑलमोस्ट 90% है ही प्रैक्टिकल बेस। ठीक है। उसमें आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगी, तो वो ठीक। आप लोगों ने करके सबमिट करवानी है गूगल क्लासरूम में। और वो टाइम होता है उसका कि विद इन टाइम आपने वहाँ पर, डेडलाइन होगी, आपने उसके अंदर अंदर उसको सबमिट करना है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। ठीक है ना? मोशन। जी आदिल, आदिल ने हैंड रेज किया हुआ है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सर आदिल वालेकुम नाम अस्सलाम। है मेरा। जी जी। तो मैं लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ फिनटेक में। और जी ऑन प्रेम गुड काफ़ी है। मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है मोनोलिथ एनवायरनमेंट में और माइक्रो सर्विसेज में, मतलब डेवऑप्स की भी हम्म, चीज़ें और लिनक्स साइड पे जितनी भी जो है, और इंफ्रा में भी हैं चीज़ें, हम्म, मतलब इन पास्ट मैंने काम किया है। मेरा क्वेश्चन ये है हम्म, कि मैं काफ़ी अरसे से मतलब एक जॉब लैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ क्लाउड में, लेकिन जितनी भी पोजीशंस हैं वो सब सीनियर लेवल की हैं, सीनियर इंटीग्रेशन इंजीनियर और आपकी जो है माइग्रेशन एक्सपर्ट, और इस तरह की मतलब जूनियर लेने को कोई तैयार नहीं है। ठीक है, इवन दो कि मेरा बैकग्राउंड हम्म, भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब क्या अप्रोच होनी चाहिए कि हम एटलीस्ट अगर एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, शो कर सकते अपनी सीवी में, तो प्रोजेक्ट्स हों। हम्म, क्योंकि जितने भी लोग हैं, मतलब अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड पे हैं तो वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, या फिर हमारी साइड के ऐसे ही मतलब है। अगर तो मतलब किस तरीके से उस चीज को इनकॉर्पोरेट किया जा सके। और उस पर थोड़ी बताएं सर कि मतलब क्योंकि एक कोर्स ये करने के बाद ऑब्वियसली आपको ये इंट्रोडक्टरी कोर्स होगा और काफी डीपली हम जाएंगे चीजें, वो तो है, हम्म, मुझे कोई शक नहीं उसमें। लेकिन लीडिंग टुवर्ड्स लैंडिंग अ जॉब इन क्लाउड, वो बहुत ही टफ है, वो बहुत नॉट लाइक हॉट ऐसे केक। ही है। उसके बारे में बताएं कि जी मतलब आजकल जॉब ऐसे ही कैसे। है। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे क्लाउड में काम करते हुए 10 साल हो गए। माशाल्लाह। सीएसपी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2015 से मैं एडब्ल्यूएस क्लाउड पे काम कर रहा हूँ। हम्म, 2016 में मैंने अज्यूर क्लाउड पे काम स्टार्ट किया था। ठीक है। जी जी। लेकिन अगर प्रॉपर क्लाउड की अगर आप बात करते हैं, वीएम वेयर का क्लाउड मैंने 2011 में डिप्लॉय किया था। हम्म, ठीक है। दूसरा प्राइवेट अच्छा। क्लाउड डिप्लॉय किया था प्रॉपर वीएम वेयर का। VMware तो ESXi और vSphere वगैरह। जी जी वो vSphere आपने ट्राई एक तो है ना उसका वीएम वेयर वीसीपी डीसीपी, इसका जो है डाटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन। इसी तरह जी से जी जी। उनका वीएम वेयर क्लाउड है, जिसको आप अच्छा। WMI बोलते हैं। आई थिंक सो, ठीक। जी क्लाउड जी। सर्विसेज कुछ इन्होंने नाम, उसको वीसीपी वीएम वेयर सी होता था, वीसीपी सी, सी फॉर क्लाउड। अच्छा। तो हाँ। बात करने का मकसद ये है कि टाइम उस वक्त था, उस वक्त तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज थी कि जो भी क्लाउड में आ रहा था, चाहे उसके पास प्रॉपर नॉलेज है नहीं है, सर्टिफिकेशन है नहीं है, वो इजीली क्लाउड में अपनी जॉब गेन कर लेता था। अब हम्म, इस वक्त कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। हम्म, ठीक है ना? जी जी। आपको मल्टाई क्लाउड पे काम चाहिए। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, मेरे पास मल्टाई क्लाउड पर है एक्सपर्टीज। हम्म, मेरे पास यूर में भी है, मेरे पास AWS में भी है, मेरे पास GCP में भी है, OCI में भी है, ICI में भी है। ठीक है ना? वेरी ये नाइस। मल्टाई मेरे पास एक्सपर्टीज है। तो इसी तरह से हमें काम करना पड़ता है। अगर मैं किसी एक CSP पर बैठा रहता मेरे लिए मुश्किल होता।
अब ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं सीएसपी पे बैठा हूँ, इसके साथ साथ मेरे पास सिक्योरिटी की भी है एक्सपर्टीज। ठीक है, ये इसके सिक्योरिटी का ट्रैक है। एडब्ल्यूएस में अगर आप बात करें, इसमें सिक्योरिटी का ट्रैक है। ये अगर आप बात करते हैं आईसी स्क्वायर की, ये सिक्योरिटी का ट्रैक है। इसके अलावा मेरे पास डेवऑप्स के ट्रैक भी हैं, देख रहे हैं। एज़्योर बिल्कुल एजी 400 इसका ये डेवऑप्स है, इसका भी डेवऑप्स है मेरे पास। डेवऑप्स अभी मेरी इंजीनियरिंग क्लासेस चल रही प्रोफेशनल। हैं इसकी भी। एजी 400 की भी मेरी क्लास चल रही है, ये डेवऑप्स प्रोफेशनल की इसकी चल रही है। ठीक है, तो हमें मल्टी साइट पर जाना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमने कोई एक प्रोडक्ट पकड़ी है और हम उसमें एक्सपर्ट नो डाउट हो जाएंगे, बड़े अच्छे हो जाएंगे, बड़ी जल्दी हो जाएंगे, लेकिन मार्केट में आप उसको वैल्यू बना सकते हैं जब आप मल्टी प्रोडक्ट पर जाएंगे। अदरवाइज हमारे लिए मार्केट में compete करना मुश्किल होता जाएगा। अभी तो इशू ठीक ये है है ना। कि पाँव रखने की एटलीस्ट जगह मिल जाए इंसान को, तो वो भी नहीं, मतलब सब पोजीशंस जो है वो इंटरमीडिएट टू प्रोफेशनल लेवल की हैं और एक्सपर्ट लेवल की। तो ऐसे ही जूनियर को कोई मतलब जो है ना रेडी नहीं हम्म, है। आपको जॉब मिलेगी इसकी, आपको जॉब मिलेगी इसकी, मार्केट में इसकी नजर आएगी, आपको जॉब मिलेगी इसकी। ठीक है ना। आप अगर कहेंगे कि आपने एसोसिएट लेवल कर लिया और आप किसी अच्छी पोजीशन पे जा सकते, तो अब वो पॉसिबल नहीं है। अब हमें एटलीस्ट प्रोफेशनल लेवल पे जाना पड़ेगा। राइट। ठीक है। स्ट्रेट अवे पहली जॉब करने से पहले ही आप प्रोफेशनली सर्टिफाइड हो, प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशंस तो हमें चाहिए हैं लाजमी, उसके बगैर तो अब तो पूछते ही नहीं है। स्पेशली आपको पता है क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सारे हम बाहर के डील कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए, तो जो भी हम हायरिंग कर रहे होते हैं उसमें हम सर्टिफाइड बंदा ही रखते हैं, क्योंकि गोरे की डिमांड पहले यही है, चाहे काम आता हो या ना आता हो, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है ना। राइट। तो इसलिए कोशिश ये करें एक साइड पे ना रहें, जी जी। मल्टी डायमेंशनल काम करें, और जितना हो सकता है टाइम दें, क्योंकि ये चीज़ें टाइम मांगती हैं। टाइम मिलती। ठीक है ना। बिल्कुल। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। ओके जी, अदनान ने हैंड रेस किया हुआ है जी। अदनान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरे एक दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जो रिलेटेड टू द सर्टिफिकेशन, इज देयर एनी प्री रिक्विजिट फॉर दिस एसोसिएट एग्जाम, नहीं, लाइक कोई प्रीरेक्विजिट प्रैक्टिशनर? नहीं है। और नहीं नहीं, अगर वो हम लोग इस प्रैक्टिशनर की अगर हम बात करते हैं ना, प्रैक्टिशनर एक्चुअल में अगर आप देखेंगे वहां जाके भी पढ़ेंगे तो उन्होंने प्रॉपर मेंशन किया वहां पे सेल्स टीम के लिए। एक्चुअली सेल्स टीम ने जाके आपके लिए बिजनेस लेके आना, आपकी कंपनी के लिए बिजनेस लेके आना। तब उसको ये नहीं पता होगा कि सर्वर क्लाउड में कहाँ पे बनेगा। लेट्स से मैं आपके पास आता हूँ एज अ सेल्स मैनेजर, और मैं कहता हूँ कि जी AWS की सर्विसेज बहुत अच्छी है, आप अपना फिजिकल डाटा सेंटर क्यों लेके बैठे हुए हैं, आप क्लाउड पे शिफ्ट करें। आप मुझसे अगर क्वेश्चन करेंगे कि जी मैंने अपने सर्वर मूव कराने हैं, तो AWS में मैं कहाँ मूव कराऊंगा। ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपको ये बता नहीं पाऊंगा कि जी वो आपके EC2 इंस्टेंसेस में जाएंगे, वो कहेगा कि जी डाटा बेसिस मेरी कहाँ जाएंगी। मुझे अगर नहीं पता होगा कि RDS है यहाँ पर और डेटाबेस की सर्विसेज है उसमें हम लेकर जा सकते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिशनर का है ना, वो सेल्स टीम के लिए एक्चुअल में, कि उनको सर्विसेज का नॉलेज हो जाए कि कौन सी सर्विस है वो क्या काम करती है। सिंपल। और सर इसके बाकी बाद, जितनी थ्योरी है वो सारी की सारी आपकी एसोसिएट लेवल पे कवर हो जाती है। बिल्कुल ठीक सर, तो इसके बाद जो एडवांस लेवल है इसका, प्रोफेशनल वन, तो उसके लिए भी इसका प्री रिक्विजिट तो नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ क्या हम डायरेक्टली लोग अटेम्प्ट ट्रेनिंग कर इसके ऊपर सकते करें? हैं, डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हैं कोई उसका। आप ये नहीं है कि जैसे किसी ज़माने में होता था कि आपने पहले NA किया है देन आप NP कर सकते हैं, तो अब जैसे जी डायरेक्टली हो जाते हैं सारे NPI सब हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये नहीं है कि आपको पहले एसोसिएट लेवल करना है फिर प्रोफेशनल करना है, लेकिन जब आपने स्टडी करना है ना, उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्टेप वाइज चलें। ये नहीं है कि आप फर्स्ट स्टेप की बजाय फोर्थ स्टेप पे जंप लगा दें।
क्योंकि वहां पर आपकी सर्विसेज यूज होने, अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है, आपको ये नहीं पता कि सर्विस कैसे काम करनी है, वहाँ करती है वहां पर, आप वहां पर फिर काफी है ना हर्डल्स का शिकार हो जाते हैं और फिर भागते हैं। वो कहते हैं कि जी ये इतना टफ है ट्रैक। ठीक है। तो बिल्कुल ठीक सर। इस तरह से केसेस होते हैं, हम तो गाइड करते हैं आगे, वो कहते हैं नहीं जी हमने करना ही डेवऑप्स है या हमने पढ़ना ही सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट प्रोफेशनल है, आप एसोसिएट को छोड़ दें। तो जब वो पढ़ना स्टार्ट होते हैं, जब उनसे एडवांस लेवल की बातें होती हैं, तो फिर वो भाग जाते हैं, कहते हैं कि नहीं जी ये तो है ही बहुत टफ। क्यों उन्हें टफ लगता है? कि उन्होंने एसोसिएट लेवल नहीं पढ़ा हुआ, हैंड्स ऑन नहीं किए हुए। अब उन्हें पता ही नहीं है कि EC2 के अंदर कैसे काम हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं है कि S3 को उसने कैसे एज ए एंड पॉइंट यूज करना है, उसे पता ही नहीं है कि जी राउट 53 कैसे काम कर रहा है, आपके यहाँ पर VPCs कैसे कस्टम डिजाइन हो रहे हैं, और उस पर आप अपने रिसोर्सेज कैसे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जब बिल्कुल एडवांस ठीक लेवल की है बातें होती हैं वहां से फिर वो भागते हैं। सर। एग्जाम के हवाले से एक और क्वेश्चन था कि हम्म। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स आप कोई हमें गाइडलाइन बताएंगे कि प्रैक्टिस के लिए बिफोर अटेम्प्टिंग एग्जाम, क्योंकि हम सारे लोग ही चाहेंगे कि जो भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहा है द पर्सन वो विद 100% श्योरिटी विद फर्स्ट फर्स्ट वो अटेम्प्ट। तो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा ना, जो जो हम सर्विस पढ़ रहे होंगे मैं साथ साथ आपको गाइड कर रहूंगा कि एग्जाम में किस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें। ठीक है ना। एग्जाम में क्या बिल्कुल ठीक चीज़ सर। पूछी जाती है, या इस सर्विस में आप जो काम कर रहे हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहाँ पे वो क्वेश्चन करेगा जो आपका इंटरव्यूअर है। वो तो साथ साथ चीज़ें चलती रहेंगी बिल्कुल हमारी सर्विसेज के, जो भी हम वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक सर। और सर द लास्ट क्वेश्चन इज कि हम्म। अगर हम लोग AWS के अकाउंट में मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रूट हम्म। अकाउंट है, उसके साथ मैं मजीद अकाउंट कंपनी अकाउंट क्रिएट करके दे रहा हूँ। हम्म। तो लेट्स से कि हम्म। जो प्रोडक्ट में मैं फ्री टियर को एग्जांपल कर देता हूँ, मेरा फ्री हम्म। टियर का रिसोर्स खत्म हो गया, लेकिन जो मैं अपने चाइल्ड अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ एज ए कंपनी अकाउंट, तो उनके पास फ्री टियर की अवेलेबिलिटी होगी कि नहीं होगी? चाइल्ड अकाउंट से मुराद आपके वो IAM यूजर्स हैं या अदर रूट अकाउंट्स हैं? इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी, लास्ट टाइम मैंने उसको साइन अप किया था, ऑर्गेनाइजेशनल कंपनी अच्छा अकाउंट कुछ ठीक है। करके इस तरह। तो हम्म। ऑर्गेनाइजेशन के जरिए आप मल्टी AWS टेनेंसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बना सकते सर्विस हैं। है। हाँ जी। तो उसका जी जी। जरा अगर आपका गो थ्रू किया हो तो उसका जरा आइडिया दे दें कि आया कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। देखिए जब यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, रूट अकाउंट होता है आपका, कोई भी आपका है यहाँ पर, लेट्स से अगर मेरा है, मैं अगर यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाऊं, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.aws.com। तो यहाँ पर क्या है, ये मेरे से मेरे रूट अकाउंट के या IAM यूजर के क्रेडेंशियल्स पूछेगा। ठीक है। ये सब मुझे जी कहाँ पर लेकर आया है, मेरे IAM यूजर पे लेके आया है। और अगर मैं रूट पे जाना, मैं यहाँ पे जाऊँगा, अपना रूट अकाउंट दूंगा, यहाँ पर मैंने ये दे दिया, नेक्स्ट। ये मेरे से पासवर्ड पूछेगा, साइन इन पे जाऊंगा, ये MFA पे ले जाएगा, मुझे मुझे कहेगा कि यहाँ पे कोड प्रोवाइड करेगा, फिर वो मुझे लॉगिन करने देगा। अब ये क्या है, आपकी जो सारी सर्विसेज चल रही हैं कौन से पे अकाउंट पे चल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा रूट अकाउंट है। ठीक है। अब बिल्कुल लेट ठीक से है। यही आपका काम करना छोड़ गया है, तो इसके अंदर जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं, चाहे वो आपकी AWS ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस है, उसके थ्रू आप अपनी डिफरेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं वहां पर, ठीक है, वो सारी की सारी स्टॉप हो जाएंगी अगर इसमें किसी किस्म का कोई इशू है। सर एग्जाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन था लास्ट, जी ये जी। प्रॉक्टेड एग्जाम होता है या फिर ये कि नॉन जी मॉनिटर होता है, किस तरीके से? प्रॉक्टेड एग्जाम होता है। प्रॉक्टर प्रॉपर आके आपको लाइव मॉनिटर कर रहा होता है। दो तरह के होते हैं, एक आपका सेंटर बेस होता है, एक आपका ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन आप कहीं पे भी बैठ के दे सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन होता प्रॉक्टर बेस ही है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कि AWS इसको रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करता कि इट शुड बी ऑनलाइन और प्रॉक्टर बेस्ड? हाँ वो ऑनलाइन जब आप देंगे प्रॉक्टर आएगा, वो आपको मॉनिटर करेगा। जो सेंटर बेस होता है उसमें तो आपकी स्टार्ट में बस मूवी बन गई, उन्होंने पिक्चर्स ले ली, उसके बाद आपको बिठा दिया, और जो उनके इन हाउस कैमराज होते हैं उससे पियर्सन मॉनिटर कर रहा होता है आपको। बिल्कुल ठीक है ठीक ना। सर। थैंक यू। बहुत वेलकम जी। तो रजी इस बैच आपने एड्रेस किया। जी अस्सलाम वालेकुम सर।
अच्छा सर, मुझे काइंडली ये भी बता दीजिए कि ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स आपका इंस्टीट्यूट भी कोई हमसे एग्जाम लेगा, उसके बाद सर्टिफिकेशन होगी, हमें आपका एक इंटरनल सर्टिफिकेट मिलेगा? हाँ, क्विज़ेस वगैरह होते हैं, ठीक है, वो तो आपके मॉड्यूल वाइज चलते रहेंगे दरमियान में। ठीक है। तो एट द इंस्टीट्यूट हमें आपका इंस्टीट्यूट वो भी कोई सर्टिफिकेट देगा, अवार्ड करेगा? हाँ जी, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है, उसके लिए आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, वो आपको बता देंगे सारा। ठीक ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू। वो कोई वेरीफाइएबल है आपके इंस्टीट्यूट से? हाँ, कि उसमें आपने क्या वेरीफाई करवाना है? नहीं, मसलन जैसा होता है ना, अगर मैं कहीं पर एज अ ट्रेनी जो है ना वो रिप्रेजेंट करता हूँ कि हाँ ये हाँ, मैं इंटर्न, जाहिर। तो वो आपके अगर कोई मेल शेल या कोई वेरीफाई करता है हमारा कोई जगह, कोई जहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ, तो वो आपकी तरफ से कंफर्मेशन आ रहा है कि यस इज क्वालिफाइड? जी जी बिल्कुल, हमारे पास सारे रिकॉर्ड होता है, कौन सा स्टूडेंट हमसे ओके यहाँ से ओके, पढ़ के गया है, कितनी देर में किया, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास। ठीक है राइट ना, राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम।